इसलिए आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको, आज के बाद भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा तीनों पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग को बहिष्कार करना शुरू करना पड़ेगा। उनके कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, हमारे लोगों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये लोग झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 लाकर ये लोग हमारे पुरखों का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर इन्होंने हथियार चला दिया है। ये लोग उसको मिटा देना चाहते हैं। जिस तरह से भाजपा को समझ में आया इनको सरनाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करो, ये लोग हमको सत्ता देंगे। अब कांग्रेस और जेएमएम को भी पता चल गया कि इनको जितना लताड़ो, जितना भी कुछ करो, ये लोग वोट हमें ही देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक इन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट मिलने की गारंटी रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको एक अधिकार नहीं देंगे, आपके सारे अधिकार छीन लेंगे, एक से एक कानून बना के। उदाहरण है, इन्होंने टेस्ट किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पेशा आंदोलन के बीच में अपना सम्मेलन किया, जाके हमारे लोग भर गए। अभी कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ किया, आप लोग जाके वहां पे भर गए। तो क्यों आपको अधिकार देंगे, क्यों आपके लिए कानून बनाएंगे? ऐसा अगर आप गुलामी कीजिएगा पॉलिटिकल पार्टियों का, राजनीतिक दलों का, आपको कभी नहीं कुछ मिलने वाला है, आप बिठ जाएंगे, आपको कोई नहीं बचाने वाला है। हम लोग जैसे लोग कुत्ता जैसा घूमते रहेंगे, हमारे जीवन समाप्त हो जाएगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। इसलिए याद रखिए, ये आबोह सरकार तभी पेशा कानून लागू करेगी जब इसको डर पैदा हो जाएगा कि 29 में लोग उखाड़ के फेंक देंगे। अगर ये नहीं आप करेंगे, उनके यहाँ भीड़ का भीड़ जमा करते रहेंगे, उनके यहाँ जाएंगे आप, तो आपको कभी अधिकार नहीं मिलने वाला है मित्रों। आखिर जो सरकार आबोह सरकार कहती है, भाजपा सरकार जिसने हमारा सरकार को लैंड बैंक में डाल दिया, पूंजीपतियों के लिए सीएनटी एसपीटी जैसे कानून, जो हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज को जो है उन्होंने हमला बोला, उस पर हमला किया, 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया। हम लोगों को धर्म के नाम पर, सरनाई के नाम पर मुर्गा लड़वाया, इसीलिए हमने उनको उखाड़ के फेंका। आपको मैं बताना चाहता हूं, आज भी सरनाई के नाम पर मुर्गा लड़ाया जा रहा है। जितना भी सरनाई के नाम पर आप मुर्गा लड़ाई करिएगा, उतना ही आप ज्यादा लूटे जाएंगे, याद रखिएगा। उठाएगा, आपका नेता नहीं उठाता है, क्योंकि भाजपा वालों को पता है इन आदिवासियों को सरनाई के नाम पर मुर्गा लड़ाओ, ये लोग हमें वोट देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को पता चल गया है कि आदिवासियों को डराओ, आदिवासियों को बार बार डराओ कि हमको अगर वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी और आपका सब कुछ छीन लेगी। अभी स्पष्ट हो गया, आपको मैं बताना चाहता हूं, भाजपा आपको एक बार में मटियामेट करना चाहती है, अनाकोंडा सांप जैसा। वो निकल गया अनाकोंडा सांप, आपका अस्तित्व मिट गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस चाहते हैं इनको स्लो पॉइजन दो, धीरे 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 खत्म करो। हमारे पूर्वज इस व्यवस्था को बचाने के लिए विगत 260 वर्षों में कितने लोगों ने अपना शहादत दी है। इसी पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ा है, उन्होंने कुर्बानियां देना स्वीकार किया है, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किया। आज वो लोग, जो लोग मुगल का गुलामी स्वीकार किए, जिन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी स्वीकार किया, आज वो लोग हम लोगों को पंचायत व्यवस्था थोपकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और हमारे आदिवासी नेता उनका साथ दे रहे हैं। क्या आप उनका साथ देंगे? तो भाजपा रहे या कांग्रेस और जेएमएम की सरकार रहे, हम तो मिट ही जाएंगे ना, हम तो मिट ही रहे ना। आपका जब पेशा कानून जो सरकार नहीं लागू कर सकती है, वो आपको कोई अधिकार देगी? आपका सबसे बड़ा चीज है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, उसके ऊपर जो लोग पंचायत व्यवस्था को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका भला करेंगे? भाजपा ने उस व्यवस्था को लाया, ये लोग उसको थोप रहे, जारी करके। हमें याद रखना चाहिए, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर टैक्स लाता, हमारे पुरखों ने विरोध किया, आज आसमान
तरीके से नगर पालिका लागू करके होल्डिंग टैक्स दो। अगर थोड़ा जमीन बचा घर के पास तो उसको रेवेन्यू विभाग को भी टैक्स दो। मतलब सोचिए कि हम कहां से कहां आ गए। उनके वंशज हैं जो लोग टैक्स का विरोध किया और आज हम डबल टैक्स दे रहे हैं अपना जमीन का। जमीन हमारे पूर्वजों ने बनाया, असंवैधानिक रूप से आपने नगर पालिका बनाया, अब नगर पालिका को हम टैक्स दे रहे हैं। बाहर बात। और हमारे नेता लोग बोलता है नगर पालिका के खिलाफ आवाज मत उठा। ये नगर पालिका को विस्तार करेंगे, खूंटी तक ले जाएंगे और तब वहां ग्राम सभा खत्म। जहां नगर पालिका है वहां ग्राम सभा खत्म। तो इसीलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। हमको लोग कहता है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप जो है एक सेटल सिटी को जो है वहां पे अराजकता फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, आपने सेटल बाबरी मस्जिद को लूट लिया तब आपने अराजकता फैलाया कि नहीं फैलाया? अब जब यूपी का हर एक मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं तो अराजकता फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे? इसलिए याद रखिए, जिस दिन हम आपके घरों में अपने पूर्वजों की जमीन ढूंढेंगे, जिस दिन हम आदिवासी लोग आपके शहर में अपना गांव ढूंढेंगे, जिस दिन हम आदिवासी लोग आपके मंदिर और मस्जिद में आदिवासी जमीन और सरगा स्थल ढूंढेंगे, उस दिन क्या होगा? आपका घर, आपका मंदिर मस्जिद, आपका शहर, वो सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि आपने ये सारे आदिवासी की जमीन पर खड़ा किया है असंवैधानिक रूप से, कानूनों को तोड़कर, नियमों को तोड़कर। ऐसा नहीं चल सकता है। और मैं सबको जोहार करना चाहता हूं। साथियों, मैं एक दिशा आपके पास देना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, ताकि वहां से उसके बाद जब आप बोलेंगे, आप वहां से आगे बोलेंगे कि हम लोग कौन सी दिशा में जाएंगे, और अंत में पढ़ाते साहब हमें बताएंगे कि हमारे लिए कौन सा दिशा सही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो क्या रहा है। जैसे वाल्टर वेंगर साहब ने बताया आपको कि जिसको हम आबुआ सरकार बोलते हैं, वो वही नियमावली बनाकर वही जेपीआरए को थोपना चाहती है जो झारखंड में असंवैधानिक तरीके से विगत 24 वर्षों से लागू है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या है? हम लोग क्या समझेंगे? बड़ा चिंतनीय विषय है। जिस सरकार पर हम लोग गर्व करते थे, जिसको हमने बैठाया कि ये सरकार शायद हमारे साथ न्याय करेगी, हमें अधिकार देगी और अपना वादा जो उसने किया है उसको जो है कि पूरा करेगी। मैं बहुत सारे आदिवासी बुद्धिजीवियों को भी विगत 3-4 महीने से लगातार इस पर सुन रहा हूं, बहस में, चर्चा में, मीडिया में। बहुत सारे हमारे ऐसे पारंपरिक अगुआ हैं जो खुद को कहते हैं कि हम जो है कि पारंपरिक व्यवस्था जो है उसका जो है कि अगुआ है, वो अगुवाई करता हूं, अगुवाई करते हैं। वो लोग भी क्या बोलते हैं? जेपीआरए के तहत ही पैसा होना चाहिए। अद्भुत बात है भाई। जब आप पारंपरिक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप किस आधार पर जो है कि पंचायत व्यवस्था का समर्थन करते हैं? इसका मतलब यह हुआ आपको हमारे पुरखों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जेपीआरए का एडवोकेसी करके आपको कहीं ना कहीं से मलाई मिल रहा है, आपको गांधी छाप नोट आपके घर तक पहुंच रहा है, यही दिखाई पड़ता है। आपका बेसिक खराब है, आप जानते नहीं हैं कि बेस कहां है, आपका जड़ कहां है। आप जो है कि फल और फूल और पत्ता बन गए तो आपको लगता है कि हमारा जड़ का जरूरत नहीं, हम ऊपर में हमेशा सदा रहेंगे। लेकिन याद रखिए, जिस दिन जड़ काट दिया जाएगा, मतलब स्वशासन व्यवस्था समाप्त हो गया, आपका फूल, फल और पत्ता सब कुछ सूख जाएगा। आपको कोई बाहरी व्यवस्था आपको जो है कि सींचने वाला नहीं है, वहां पानी डाल के जो है कि आपका जड़ फिर से उगाने वाला नहीं है। बेस क्या है? हमारा पुरखा का पारंपरिक स्वशासन
व्यवस्था बनाम पंचायत व्यवस्था को समझना पड़ेगा। पारंपरिक हम पेशा कानून का समर्थन क्यों कर रहे हैं? पेशा कानून में सब कुछ अच्छा नहीं है। चुनाव घुसा दिया गया है, उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन पेशा कानून का क्यों समर्थन करते हैं? क्योंकि पेशा कानून के द्वारा हमारे पुरखों का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से मान्यता मिलता है। इसीलिए हम लोग पेशा कानून का मांग कर रहे हैं। पेशा कानून हमारे पुरखों का देन है। जब से हमारा आदिवासी समाज इस दुनिया में पैदा हुआ, ना सिर्फ यहां पर, पूरी दुनिया में आप चले जाइए, अफ्रीका चले जाइए, आप जाके ब्राजील चले जाइए, लैटिन अमेरिका चले जाइए, कनाडा, दुनिया का कोई भी हिस्सा में चले जाइए जहां आदिवासी बचे हुए हैं, आज भी अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की वजह से बचे हुए हैं। आज भी उनका अपना पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मौजूद है किसी न किसी रूप में। हमें समझना पड़ेगा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। इसको इस बात से आप समझ सकते हैं, जब संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में आदिवासियों की पहचान की, इंडिजिनियस पीपुल्स कौन होंगे इसकी पहचान की, तब उसमें एक बड़ा क्राइटेरिया में बताया कि उनके पास किसी भी तरह से, किसी भी स्तर पर पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था मौजूद होनी चाहिए। भले 4 लोग उसको मानते हैं, लेकिन उस तरह का व्यवस्था होना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा बात है, लेकिन आज हम उसको छोड़ना चाहते हैं। आप सोचिए, हमारा पुरखा का दिन है, इसको बचाने के लिए विगत 260 वर्षों से लड़ाई चल रहा है। इसको समझना है तो आप चले जाइए इतिहास में, जब 1764 में ब्रिटिश फोर्स मुगल फोर्स को हराकर दीवानी अधिकार लिया, 1765 में दीवानी अधिकार मिला उनको, तब उसके बाद जब 1769 में पूर्वी क्षेत्र से हमारे झारखंड के इलाके में लोग घुसे, तब हमारे आदिवासियों ने उनको रोका, बोला कि ये इलाके हमारे हैं, यहां तुमको घुसने नहीं देंगे। वो व्यवस्था कहां था, किसके बदौलत रोका? वही हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के बदौलत रोका। जब अंग्रेज ने कहा कि तुम हमको जमीन का लगान दो, आप जमीन का कागज लो, हमारे लोगों ने कहा जमीन हमारे पूर्वजों ने बनाया, जमीन हमको हमारा गुरु ने दिया, तुम्हारा कागज क्यों लेंगे? तुम सरकार कहां से आते हो? हम सरकार को नहीं जानते हैं। ये हमारे इलाके में, छोटा नागपुर में 1831, 32, 33 इतिहास में जाइए, कोल विद्रोह किस लिए हुआ? सिंहराय बिंद्राय मानकी, सिंहराय मानकी का एक 11 गांव के मानकी थे, 11 गांव उसे छीन के एक पंजाबी को जो है कि इन्होंने जमींदार बना दिया, ब्रिटिश हुकूमत ने। क्यों बना दिया? क्योंकि सिंहराय मानकी ने कहा तुमको हम टैक्स नहीं देंगे। सोचिए इतना भारी अन्याय के, इसीलिए कोल विद्रोह हुआ। उसके बाद संताल हुआ 1855 में, 60,000 संताल एकजुट हो गए, तीर धनुष लेकर बोल दिया कि ये इलाका हमारा है, तुम्हारा शासन नहीं चलेगा। वहां से धरती अब बिरसा मुंडा क्या कहा डोमारी गुरु से? उन्होंने डोमारी गुरु से घोषणा किया, जब यहां जमींदारी प्रथा आया, आदिवासियों का शोषण चल रहा था, तब उन्होंने कहा आबुआ राय हिजुआ दिकुआ राय सेनोवा, मतलब हमारा राज आ रहा है और दिक्कू लोगों का, बाहरी लोगों का राज खत्म हो रहा है। जब झारखंड आंदोलन हुआ, मरण के जयपाल सिंह मुंडा ने उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा अबुआ दिसुम अबुआ राइज। आज यही सरकार बोलती है हम अबुआ सरकार है, फिर हमारा पैसे कम तुम लागू क्यों नहीं कर रहे हो? आप सोच लीजिए, हमारी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था इतनी मजबूत थी, ब्रिटिश
1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाना पड़ा, अनुसूचित जिला बनाना पड़ा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं अनुसूचित क्षेत्र का आधार जनसंख्या है। बाप रे बाप, अनुसूचित क्षेत्र बनने का एक ही आधार था और वो था आदिवासियों का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, जिसके बदौलत उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार नहीं किया, उसके खिलाफ जो है कि लड़ाई लड़ा। सोचिए कितना बड़ा आपका पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था था। और उसके बाद जब 1899 में पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसमें भी हमारे इलाकों को अलग रखा ब्रिटिश ने। 1919 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उसमें भी अलग रखा। उसके बाद 1935 में आखिरी बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सेक्शन 90 और 92 आप देख लीजिए। 91 और 92 में बताया अनुसूचित ये एक्सक्लूडेड एरिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया कैसे होगा, कौन होगा, और 92 में बताया कि वहां शासन व्यवस्था कैसे चलेगा। ये सारे इसीलिए किए गए क्योंकि हमारा पारंपरिक शासन व्यवस्था था, पोर्टल का व्यवस्था था। और उसके बाद साथियों, जब भारत आजाद होने लगा, कहा ब्रिटिश हुकूमत ने आप अपना संविधान बना लीजिए, आपको अलग कर देंगे, हम दे देंगे आजादी। तब जब वहां पे बहस होने लगी, जब अलग देश बना रहे हैं तो केवल 2 अलग अलग कानून नियम होना चाहिए। तब सब कम्युनिटी ने कहा उनको अलग रखना पड़ेगा, उनको अलग व्यवस्था देना पड़ेगा, नहीं तो बाहरी लोग उनका जमीन लूट लेंगे, उनका शोषण करेंगे, आदिवासी स्वीकार नहीं करेंगे इस व्यवस्था को। इसीलिए आपका 5वीं और 6वीं अनुसूची आया, ये ऐसे ही नहीं आया। और उसके बाद जब पंचायत व्यवस्था लाने की बारी आई, संविधान का 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, तो उसमें भी क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि सामान्य पंचायत व्यवस्था आदिवासी क्षेत्र में नहीं चलेगा। उसमें कहा गया, 7वीं अनुसूची में भी डाला गया, बताया गया कि पंचायत व्यवस्था का नगर पालिका व्यवस्था से संबंधित कानून जो है ये राज्य सरकार बनाएगा। लेकिन अनुच्छेद 243 M1 और M4 भी स्पष्ट लिख दिया गया कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए पंचायत व्यवस्था को विस्तार करने का कानून बनाएगा तो सिर्फ और सिर्फ संसद बनाएगा, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता है। 7वीं अनुसूची का उपयोग करते हुए 1993 में बिहार सरकार ने बिहार पंचायत राज अधिनियम बनाया और अनुसूचित क्षेत्र में थोपा। तब हमारे 2 महान वकील डॉक्टर वसुदेव बेसरा और एन.एस. मुर्मू, उन्होंने संविधान का अनुच्छेद 243 M1 का उपयोग करते हुए पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया, कहा कि समान पंचायत व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्र में नहीं लागू हो सकता है। पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया। सोचिए, लेकिन झारखंड बनने के बाद क्या हुआ? हमारे ऊपर समान व्यवस्था थोपने के लिए झारखंड सरकार ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल के नेतृत्व में असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर थोपा गया। आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं, आखिर कौन है जिसने हमारे ऊपर समान पंचायत व्यवस्था थोपा? ये कहां से आया? जब संविधान में ब्रिटिश जमाने से लेकर भारत आजाद होने तक हमारे लिए अलग अलग व्यवस्था बनाया गया, हमें उसमें शामिल नहीं किया गैर आदिवासियों के समान व्यवस्था में। लेकिन क्या हुआ कि हमारे भी थोपा गया? आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पंचायत व्यवस्था लाया गया उसके बाद कई राज्यों में पंचायत चुनाव होने लगे, तो जिन नेताओं को आपने उस जमाने में
वोट दे देकर संसद भेजा। उसमें दिसुमकुरु शिबू सोरेन भी थे, मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है। उसमें दिलीप सिंह भूरिया भी थे। उस समय जितने नेता लोग संसद में थे, खोज लीजिए, इन लोगों ने आवाज उठाया, आपके पारंपरिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाया। इन लोगों ने मांग किया कि सामान्य क्षेत्र में जिस तरह से पंचायत चुनाव होता है उसी तरह से अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव होना चाहिए। यही लोग उसके दोषी हैं। इनकी वजह से पेशा कानून में चुनाव घुसाया गया, नहीं तो चुनाव नहीं घुसाया जाता। इनकी मांग पर जबकि प्रधानमंत्री को उनको दिमाग में था कि आदिवासी स्वीकार नहीं करेंगे हमारा व्यवस्था, इसीलिए उन्होंने उसको हमारे ऊपर नहीं थोपा। लेकिन हमारे आदिवासी एमपी, आदिवासी सांसदों ने मांग किया सरकार से कि आप जो है अनुसूचित क्षेत्र में चुनाव कराइए जिस तरह से आपने समान क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था बनाया है। और उसी के बाद भूरिया कमेटी बना, दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। उस कमेटी में झारखंड से दिसुमकुरु शिबू सोरेन भी थे, यहां से स्वर्गीय बंदीराव भी थे, और बाकी आप खोजिए और कौन कौन लोग थे। इन लोगों ने वही चुनाव को डलवाया, आपको आरक्षण दे दिया कि इनको एकल पद पर आरक्षण दे दीजिए, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दीजिए। और उसी के बाद आपका 1996 में जो पेशा कानून आया, धारा 4 जी और एच, आपके ऊपर चुनाव थोप दिया गया। ये हमारे नेताओं की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो भारत सरकार नहीं चाहती थी, वो लोग हमारे ऊपर चुनाव नहीं थोपना चाहते थे। इसीलिए जब 73 अमेंडमेंट हुआ तो उन्होंने रोक लगाया कि समान पंचायत व्यवस्था आदिवासी क्षेत्र में नहीं लागू। सोच लीजिए। और जब झारखंड बना, झारखंड बनने के बाद क्या होना चाहिए था? झारखंड बनने के बाद यहां पे पेशा का नियमावली बनना चाहिए था। और यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें जानना चाहिए यह पंचायत व्यवस्था किसने लाया। यह शुद्ध रूप से गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था। वो चाहते थे कि ग्राम स्वराज का सपना पंचायत राज व्यवस्था के द्वारा लागू करके उसको साकार किया जाए। देश में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में पंचायत का उद्घाटन किया था। तो आप सोच लीजिए, जो बहुत बाद में आया 2 अक्टूबर 1959 को आया पंचायत व्यवस्था, गांधी जी का दिन है पंचायत व्यवस्था, उसको जो है कि हमारा पुरखा का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर थोप दिया जा रहा है। जिस तरह से हम लोगों को आजादी के बाद कहा गया मुखधरा में आओ, मुखधरा में आओ, मुखधरा में आओ, हम लोग को लगा सही में हम लोग मुखधरा में नहीं है। अपनी भाषा, संस्कृति, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ छोड़ के घुसे जा रहे हैं, और बाद में जल जंगल जमीन सबको छोड़ के शहर की ओर भाग रहे हैं। सब कुछ आपका छीनने के लिए चीजें की गई। इनको पता है जब आपके दिमाग में नकारात्मक चीजें डाल दी जाएगी, आप सब कुछ छोड़ देंगे तो सब कुछ जो है कि इनका हो जाएगा। जिस तरह से आदिवासी को वनवासी बनाया गया, आदिवासी बोलने से इन लोगों को डर लगता है। आदिवासी मतलब जैसे ही आप आदिवासी शब्द बोलते हैं ये समझ में आता है कि इस देश के प्रथम निवासी और मालिक आप है। इसीलिए आदिवासी शब्द आपका दिमाग से निकलकर वनवासी शब्द डालने के लिए विगत 75 साल से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है देश में। और उसी तरह से आजादी के बाद मुखधरा में आओ, मुखधरा में आओ, मुखधरा में, कहां तेरा मुखधरा है भाई? और उस चक्कर में हमारा जल जंगल जमीन कभी विकास के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी आर्थिक तरक्की के नाम पे सब कुछ लोग छीन रहे। और इनको लगा आदिवासी समुदाय अभी भी बचा रहेगा जब तक इनका पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था बना रहेगा। जब तक इधर महाराजा बैठे रहेंगे तब तक कुछ भी कर लो, ये लोग जो है कि आखिरी
तक जो इनको मिटने नहीं देंगे। इसीलिए आखिरी हथियार पंचायत व्यवस्था के रूप में लाया है। आपको मिटाने के लिए पंचायत व्यवस्था है। जिस दिन आपने पंचायत व्यवस्था को स्वीकार कर दिया और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था खत्म हो गया, उस दिन आप मिट जाएंगे, आप कुछ भी नहीं रहेंगे। सोच लीजिए। और इसमें क्या कहा जा रहा है? झारखंड पंचायत है, राजा अधिनियम में ही पैसा के प्रावधान डालो। बाप रे बाप, मतलब 11 आदिवासी के घर में आदिवासी को घुसा दो, वही रहेगा। ये क्या लॉजिक है? हमारा व्यवस्था अलग है, उनका व्यवस्था अलग है। क्यों आप उनका व्यवस्था हमारे ऊपर थोपना चाहते हो? हमारा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में चुनाव नहीं होता है। सर्वसम्मति से हमारे लोग निर्णय लेते हैं, बैठते हैं, नेता भी चुनते हैं और उसको लागू, अगर निर्णय लिया तो उसको लागू भी कर रहे हैं। आपका पंचायत व्यवस्था में एक आदमी बिना पॉकेट का पैसा निकालकर खर्च किए हुए नेता नहीं बन सकता है। वार्ड में लड़ेगा तब भी उसको पैसा फेंकना है, मुखिया भी बनेगा, वो मुखिया बनेगा, जिला परिषद बनेगा, बिना पैसा का नहीं हो सकता। उसके बाद गांव का विकास के लिए पैसा आएगा, उसको वो परसेंटेज खाएगा। ये आपका भ्रष्टाचार वाला व्यवस्था हमारे ऊपर है। वोट, बहुमत, आत्मत, ये सब व्यवस्था हम आदिवासियों का नहीं है। इसलिए हम लोग अब वो सरकार को स्पष्ट कहना चाहते हैं, जिनको लोगों का पंचायत व्यवस्था हम आदिवासियों के ऊपर थोपना बंद करो, नहीं तो 29 में आप सभा सिखाएंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? ऐसा नहीं चल सकता है साथियों। हमारा व्यवस्था है, हमारा व्यवस्था, हम अपने अनुसार चलेंगे। हमारे पूर्वज इस व्यवस्था को बचाने के लिए विगत 260 वर्षों में कितने लोगों ने अपना शहादत दी है इसी पारंपरिक व्यवस्था को बचाने के लिए। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ा है, उन्होंने कुर्बानियां देना स्वीकार किया है, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किया। आज वो लोग, जो लोग मुगल का गुलामी स्वीकार किए, जिन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत की गुलामी स्वीकार किया, आज वो लोग हम लोगों को पंचायत व्यवस्था थोपकर हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और हमारे आदिवासी नेता उनका साथ दे रहे हैं। क्या आप उनका साथ देंगे? आपको समझना पड़ेगा साथियों, और चुनौतीपूर्ण विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड बनने के बाद क्यों ऐसा किया गया। मैं जल्दी खत्म करूंगा ताकि आपको भी समय जरूर मिलेगा। मैं चाहता हूं आप पूर्ण रूप से चीजों को समझे, उसके बाद जाए, नहीं तो ये आखिरी समय है। जिस तरह से आदमी मर गया, बक्सा रखा हुआ, ताबूत रखा हुआ है, लाश अंदर है, कवर कर दिया गया है, खाली कील मारना, कांटी मारना बाकी है। यही है हमारा। ये लोग कांटी मार के उसको बंद करके गड्ढा में डाल देना चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों को समझना जरूरी है। देखिए, इन लोगों ने 2001 में क्यों नियमावली बनाकर पेशा कानून को लागू नहीं किया और अलग से असंवैधानिक तरीके से क्यों जेपीआर बनाया? नगर पालिका कानून 2011 में बनाया। जब भारत का संविधान अनुच्छेद 243 ZC1 कहता है अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका नहीं होगा, क्यों यहां पर नगर पालिका है? क्यों हमारे आदिवासी लोग मेयर बन रहे चुनाव लड़ के? ये लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं, ये लोग अपना पद के लिए लड़ रहे हैं, याद रखिएगा। और मंत्री महोदय हमको कहती है, आदिवासी होते हुए भी कहती है नगर पालिका के खिलाफ आवाज मत उठाना। बताइए, तो ऐसे मंत्री का जरूरत है क्या आदिवासी समाज को? क्या हम आपको सिर्फ फूल माला चढ़ाएंगे, आपको मंच पर बैठाएंगे, आपको जो है कि स्वागत करेंगे, आपका जय जयकार करेंगे और कहेगा आप कि नगर पालिका के खिलाफ आवाज मत उठा? ऐसा नेता चाहिए क्या? यही नेताओं की वजह से आपको मैंने कहा पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को नष्ट करने के लिए लोगों ने बाहरी पंचायत व्यवस्था को थोपा। इसमें पूर्ण रूप से हमारे आदिवासी नेता उसके लिए जिम्मेदार है। अब जेपीआर क्यों लाया इन लोगों ने? क्योंकि जो भाजपा यहां पर सत्ता में बैठी वो भाजपा आदिवासी विरोधी है। आपको पता है, यही लोग आदिवासी को वनवासी बोल के हमारा सारा पहचान को मंडामेंट करना चाहते हैं। यही लोग आदिवासी को सनातन हिंदू बोल के आदिवासी का सरना पहचान नष्ट करना चाहते हैं, सरना को नहीं देना चाहते हैं। यही लोग जो आदिवासियों का हजारों सरना स्थल को लैंड बैंक में डाल के पूंजीपतियों के लिए सुरक्षित किया था।
तो यही लोग संविधान विरोधी भाजपा, आदिवासी विरोधी भाजपा, इन्होंने झारखंड पंचायत राज अधिनियम को असंवैधानिक तरीके से हमारे ऊपर थोपा। संविधान का अनुच्छेद 243(1) जब अधिकार नहीं देता है तो कानून बनाने का, इन्होंने कैसे कानून बना दिया, किस हक के तहत कानून बना दिया। दूसरा, जेपीआरए को लागू करते समय संविधान का अनुच्छेद 244(1) का भी उल्लंघन किया। अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो भी नियम कानून बनेगा टीएसी में जाना ही पड़ेगा। टीएसी में लिया ही नहीं जेपीआरए को। दूसरा, ये नगर पालिका को अनुसूचित क्षेत्र में थोपा। पंचायत का कानून उठा के देख लीजिए, जेपीआरए धारा 1 धारा 2 बोलता है ये नगर पालिका क्षेत्र में लागू नहीं होगा। बाप रे बाप। 5वीं अनुसूची पायरा 6(2) के तहत सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति ही अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण कर सकती है। फिर किस आधार पर झारखंड विधानसभा ने अनुसूचित क्षेत्र को जेपीआरए के द्वारा निकल गया और हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, हमारे विधायक, इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है कैसे हमारा अनुसूचित क्षेत्र निकल जा रहा है, कैसे अनुसूचित क्षेत्र को जनरल करते रहे आप। जब राज्य अनुसूचित क्षेत्र है, लोकसभा की सभा को आपने जनरल कर दिया, यहां तक 3 विधानसभा में दूसरे लोगों को आपने कैसे दे दिया। जब जमशेदपुर टाटा बैठने से पहले वहां पर 95% आदिवासी हुआ करते थे, वो अनुसूचित क्षेत्र था, तो लोकसभा आपने जनरल कैसे कर दिया, दोनों विधानसभा जनरल कैसे कर दिया। एक विधानसभा में बिहार के लोग जीतते हैं, दूसरा विधानसभा में छत्तीसगढ़ के लोग जीतते हैं। हमारा क्या होगा। तो सारे चीजों को लोग लूट न लेना चाहते हैं, तो संविधान का अवहेलना करते हुए 244(1) का अवहेलना करते हुए जेपीआरए बनाया। तीसरा, जब एक इलाका में 2 कानून होगा, विधानसभा का और लोकसभा का, संसद का पारित, तो कौन सा लागू होगा। संसद के द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे, लेकिन जब विधानसभा का लागू करना होगा तो माननीय महामहिम राष्ट्रपति से अनुमोदन कराना होगा। जेपीआरए को अनुमोदन कराया नहीं और लागू किया। देख लीजिए क्यों ऐसा किया। क्योंकि 2001 में इन्होंने औद्योगिक नीति बनाया, बाबूलाल मरांडी जी ने, तो पैसा लागू किए रहते तो ग्राम सभा जमीन देता उनको। बरी से बहरागोड़ा इतना दूर रोड के दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर उद्योगपतियों के लिए स्वार्थ बढ़ाने वाले थे माननीय बाबूलाल मरांडी, याद रखिएगा। तो ये असंवैधानिक तरीके से लागू किया। नगर पालिका हमें याद रखना चाहिए, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर टैक्स लादा, हमारे पुरखों ने विरोध किया। आज असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका लागू करके होल्डिंग टैक्स दो। अगर थोड़ा जमीन बचा घर के पास तो उसको रेवेन्यू विभाग को भी टैक्स दो। मतलब सोचिए कि हम कहां से कहां आ गए। उनके वंशज हैं जो लोग टैक्स का विरोध किया और आज हम डबल टैक्स दे रहे हैं अपना जमीन का। जमीन हमारे पूर्वजों ने बनाया, असंवैधानिक रूप से आपने नगर पालिका बनाया, अब नगर पालिका को हम टैक्स दे रहे हैं। बाहर बात। और हमारे नेता लोग बोलता है नगर पालिका के खिलाफ आवाज मत उठा। ये नगर पालिका को विस्तार करेंगे, खूंटी तक ले जाएंगे और तब वहां ग्राम सभा खत्म। जहां नगर पालिका है वहां ग्राम सभा खत्म। तो इसीलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। हमको लोग कहता है कि आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप जो है एक सेटल सिटी को जो है वहां पे अराजकता फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, आपने सेटल बाबरी मस्जिद को लूट लिया, तब आपने अराजकता फैलाया कि नहीं फैलाया। अब जब यूपी का हर एक मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं, तब अराजकता फैला रहे कि नहीं फैला रहे। इसलिए याद रखिए, जिस दिन हम आपके घरों में अपने पूर्वजों की जमीन ढूंढेंगे, जिस दिन हम लोग, हम आदिवासी लोग आपके शहर में अपना गांव ढूंढेंगे, जिस दिन हम आदिवासी लोग आपके मंदिर और मस्जिद में आदिवासी जमीन और सर्वस्थल ढूंढेंगे, उस दिन क्या होगा। आपका घर, आपका मंदिर मस्जिद, आपका शहर, वो सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि आपने ये सारे आदिवासी की जमीन पर खड़ा किया है असंवैधानिक रूप से, कानूनों को तोड़कर, नियमों को तोड़कर। ऐसा नहीं चल सकता है।
अब आदिवासी का कानून जो है, नियम है, उसको आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। साथियों, 2 दिन बाद कह कर खत्म करना चाहता हूं। एक समझना है, कौन रोक रहा है पेशा कानून को लागू होने से? कौन नहीं चाहता है आप पेशा कानून लागू करवाना? मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां का बालू माफिया नहीं चाहता है आपको पेशा कानून मिले। क्यों नहीं चाहता है? आपको याद होगा, सरकार ने 7 तारीख के कैबिनेट में बालू माइनिंग नियमावली बना दिया और कह रहे हैं झारखंड से 200 करोड़ रुपया बालू का रॉयल्टी लेंगे। मतलब इनको पैसा लूटना है बालू से, तो नियमावली बनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आदिवासियों का अधिकार देना है तो नियमावली नहीं बनेगा। ये कैसे आपको सरकार है? सवाल उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? सोचिए, बालू माफिया सारे जगह से कलेक्शन कर करके, ये पॉलिटिकल पार्टियों को, उसमें सारे पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए, सारे लोग बालू माफिया से पैसा ले रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। जमीन माफिया, आपकी जमीन पर सीएमटीएसपीटी कानून बोलता है आपका जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है। क्यों इतना सारा जमीन चला गया? कैसे रियल एस्टेट बिजनेस बढ़ रहा है इतना ज्यादा? रांची और बाकी जो भी टाउन डेवलप हो रहा है वहां पर, सोचिए पेशा कानून लागू हो जाएगा तो आप अपना जमीन बेचेंगे, ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। मैं याद करता हूं, रांची में देखिए, 24 साल पीछे जाइए, क्या बाहर के लोग इतना भरे हुए थे क्या? यदि पेशा कानून लागू हो गया होता 2001 में, तो हमारी बहुत सारी जमीनें बच जाती। जो जमीन चली गई है वो वापस हो जाता। इसीलिए बाहरी लोगों को बसाने के लिए, जमीन माफिया को संरक्षण देने के लिए इन लोगों ने पेशा कानून लागू नहीं किया, और अब भी लागू नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यही जमीन माफिया इन लोगों को पैसा देता है पार्टी चलाने के लिए। खनन माफिया, उसमें बालू भी है। आप सोचिए कि आप जब कोई क्राइम करते हैं, तुरंत जो है कि पकड़ के पुलिस आपको डाल देती है जेल में, लेकिन आपके पहाड़ पर इतना बड़ा बड़ा क्रशर चल रहा है, कोई नहीं पकड़ता। क्यों? उस क्रशर से सारे लोगों को, ये हमारे नेताओं को पैसा मिल रहा है। साथियों, शराब माफिया, पेशा कानून बोलता है अनुसूचित क्षेत्र में बिना ग्राम सभा का परमिशन का आप किसी तरह का मादक पदार्थ नहीं बेच सकते। आज आदिवासी समाज को बर्बाद किया जा रहा है, आदिवासियों को दारू पिला। अनुसूचित क्षेत्र में सरकार थारे लेते जो है ये शराब बेच रहे, दुकान कर रहे। कैसे? जब पेशा कानून लागू है, भले आपने नियमावली नहीं बनाया, लेकिन पेशा कानून 1997 से ही लागू है, फिर भी कैसे हमारे इलाके में शराब आप बेच रहे हैं? मैंने मंत्री महोदय को कहा, आप कौन सा अधिकार के तहत शराब बेच रहे हैं अनुसूचित क्षेत्र में? एनजीओ, जिसके बारे में भाई अजय ने बहुत अच्छी बात कही, एनजीओ माफिया भी नहीं चाहता है कि आपके इलाके में पेशा कानून लागू हो। क्यों नहीं चाहता है? अजय भाई ने बता दिया कि पूरा कहां यूपी का, कहां दिल्ली का, कहां चेन्नई का एनजीओ आके आपका करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट निकाल के आपका पैसा खा रहा है। वो चाहेगा पेशा कानून लागू होना, क्योंकि जैसे पेशा कानून लागू होगा उनको अपना प्रोजेक्ट दिखाना पड़ेगा, बजट दिखाना पड़ेगा। इसलिए एनजीओ माफिया भी नहीं चाहता है। साथियों, आप सोचिए, ये सारे माफिया, उसके अलावा एक बड़ा माफिया है नौकरशाह। नौकरशाह नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? आपका ट्राइबल सब प्लान का पैसा जो आ रहा है, देख लीजिए, पैसा आप पर खर्च होना है, हो रहा है किस पर? दूसरे लोगों पर डाइवर्ट कर रहा है। प्रेस क्लब ट्राइबल सब प्लान से बना है, याद करना चाहिए आपको। अभी जो है यहां जो फिल्म बनाएंगे उसमें आपका 11 लाख रुपया को उन्होंने दे दिया। बताइए कितने आदिवासी फिल्म मेकर हैं, किसी को नहीं मिला? किसको मिल रहा है पैसा? इसी टाइप का चीजें जो है कि की जा रही है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, वहां का पैसा जो आपका खनन क्षेत्र का है, वो पैसा वापस आना चाहिए आपके विकास के लिए, आपके जो है कि शिक्षा के लिए, आपका रोजगार के लिए। उसको क्या कर रहा है? डीसी और डीडीसी मिलकर बंदर बांट कर रहा है।
का एक सीएजी का रिपोर्ट आया, उसने कहा बोकारो का डीसी 1 करोड़ रुपया से ओपन जिम बना दिया। बताइए, रांची का डीसी डकबंगला बना दिया किसी का। आपका चतरा का लोहरदगा का डीसी कहीं टॉयलेट बनवा रहा है, कहीं फर्नीचर खरीद रहे अपना ऑफिस के लिए। बताइए, और हमारे नेता कहते हैं आवाज नहीं उठा, आवाज उठाओगे तो ये सरकार गिर जाएगी। बाप रे बाप। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि हम लोगों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करना चाहते हैं। मैं आपको आखिरी बात ये कहना चाहता हूं, आखिर जो सरकार अगुआ सरकार कहती है, भाजपा सरकार जिसने हमारा सरकार को लैंडमाइन में डाल दिया, पूंजीपतियों के लिए सीएजी एसपीटी जैसे कानून जो हमारे पूर्वजों के खून से लिखे गए दस्तावेज को जो है उन्होंने हमला बोला, उस पर हमला किया, 3 मिनट में विधानसभा में संशोधन किया। हम लोगों को धर्म के नाम पर, सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़वाया, इसीलिए हमने उनको उखाड़ के फेंका। आपको मैं बताना चाहता हूं, आज भी सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाया जा रहा है। जितना भी सरना ईसाई के नाम पर आप मुर्गा लड़ाई करिएगा, उतना ही आप ज्यादा लूटे जाएंगे, याद रखिएगा। आज हम लोग सबसे ज्यादा धर्म सलामी करते रहते हैं। मुर्गा लड़ाई देखे ना आप लोग, दोनों मुर्गा को ऐसा ऐसा दवा और घास खिलाया जाता है। दोनों मुर्गा को लगता है कि हम इसको मार देंगे, वो लोग उसको लगता है हम उसको मार देंगे, उससे ज्यादा ताकतवर है। दोनों एक दूसरे को मारता है। कभी कभी आप देखिएगा दोनों मर जाते हैं और लड़ाने वाला दारू लेके आता है, तो पकाता है, चाव से खा रहा है, पैसा भी जीत लिया, और मुर्गों का क्या हुआ? दोनों मर गए ना। यही हालत हमारी हो रही है। जब तक हम देखते हैं सरना ईसाई के नाम पर हम मुर्गा लड़ाई कर रहे हैं, मुर्गा लड़ाई जैसे खत्म हो जाता है, हम देखते हैं हमारी जमीन पर बाहरी दीपों का बहुत बड़ा अपार्टमेंट बन गया, पोस्ट बिल्डिंग बन गया, हमारे पहाड़ पर उनका क्रशर लग गया, हमारी नदी पर उनका ट्रक का ट्रक जाके हमारा बालू चीज के जाके बेच खा रहा है। हमारा जंगल को उजाड़ के टिम्बर बेच के वो जो है कि मालिक बन रहा है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बना रहा है। हमारा कोयला छीनकर, हमारा आयरन और छीनकर, बक्सर छीनकर उनके महल बन रहे हैं। रांची घूम के देख लीजिए, 20 साल पहले क्या था, अब पूरा का पूरा रांची में महल बन गया। किसका पैसा है? कैसे आपने आदिवासियों की जमीन पर महल खड़ा कर दिया? कौन सवाल उठाएगा? आपका नेता नहीं उठाता है, क्योंकि भाजपा वालों को पता है इन आदिवासियों को सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाओ, ये लोग हमें वोट देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को पता चल गया है कि आदिवासियों को डराओ, आदिवासियों को बार बार डराओ कि हमको अगर वोट नहीं दिया तो भाजपा आ जाएगी और आपका सब कुछ छीन लेगी। अभी स्पष्ट हो गया। आपको मैं बताना चाहता हूं, भाजपा आपको एक बार में मटियामेट करना चाहती है, अनाकोंडा सांप जैसा। वो निकल गया अनाकोंडा सांप, आपका अस्तित्व मिट गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस चाहते हैं इनको स्लो पॉइजन दो, धीरे 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 खत्म करो। तो भाजपा रहे या कांग्रेस और जेएमएम की सरकार रहे, हम तो मिट ही जाएंगे ना, हम तो मिट ही रहे ना। आपका जब पेशा कानून जो सरकार नहीं लागू कर सकती है, वो आपको कोई अधिकार देगी? आपका सबसे बड़ा चीज है पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था, उसके ऊपर जो लोग पंचायत व्यवस्था को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपका भला करेंगे? भाजपा ने उस व्यवस्था को लाया, ये लोग उसको थोप रहे, जारी करके रखे, तो ये लोग दोनों आपके ही हैं। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से भाजपा को समझ में आया, ये लोग जो है धर्मों का ऑप्शन करके रखा है। इनको सरना ईसाई के नाम पर मुर्गा लड़ाई करो, ये लोग हमको सत्ता देंगे। अब कांग्रेस और जेएमएम को भी पता चल गया कि इनको जितना लताड़ो, जितना भी कुछ करो, ये लोग वोट हमें ही देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक इन पॉलिटिकल पार्टियों को वोट मिलने की गारंटी रहेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप
को एक अधिकार नहीं देंगे, आपके सारे अधिकार छीन लेंगे, एक से एक कानून बना के। उदाहरण है, इन्होंने टेस्ट किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पैसा आंदोलन के बीच में अपना सम्मेलन किया, जाके हमारे लोग भर गए। अभी कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ किया, आप लोग जाके वहां पे भर गए। तो क्यों आपको अधिकार देंगे, क्यों आपके लिए कानून बनाएंगे? ऐसा अगर आप गुलामी कीजिएगा पॉलिटिकल पार्टियों का, राजनीतिक दलों का, आपको कभी नहीं कुछ मिलने वाला है, आप बिठ जाएंगे, आपको कोई नहीं बचाने वाला है। हम लोग जैसे लोग कुत्ता जैसे घूमते रहेंगे, हमारे जीवन समाप्त हो जाएगा, हम लोग लड़ते रहेंगे। इसलिए याद रखिए, ये आबोह सरकार तभी पैसा कानून लागू करेगी जब इसको डर पैदा हो जाएगा कि 29 में लोग उखाड़ के फेंक देंगे। अगर ये नहीं आप करेंगे, उनके यहाँ फीड का बिल जमा करते रहेंगे, उनके यहाँ जाएंगे आप, तो आपको कभी अधिकार नहीं मिलने वाला है मित्रों। इसलिए आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं आपको, आज के बाद भाजपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा तीनों पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग को बहिष्कार करना शुरू करना पड़ेगा। उनके कार्यक्रम में हम नहीं जाएंगे, हमारे लोगों को नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये लोग झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 लाकर ये लोग हमारे पुरखों का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर इन्होंने हथियार चला दिया है। ये लोग उसको मिटा देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं, अगली बात ये कहे खत्म करना चाहता हूं, आप यहां आइए, आपको मौका मिलेगा, अपना विचार रखिए कि हमें किस दिशा में जाना है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टियों का, राजनीतिक दलों का गुलामी नहीं करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। आप अगर अपना पारंपरिक स्वशासन बचाने के लिए करें, हम आपके साथ हैं, नहीं तो आपका जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारी टीम और हमारे लोग, पराराजा जैसे लोग, हम लोग आखिरी दम तक, जब तक सांसें रहेगी इस शरीर पर, हमारे पुरखों का पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था और जन जन जमीन, यहाँ का नदी पानी इलाका, हमारा पहचान, भाषा, संस्कृति, सबको रक्षा करने के लिए हम लोग सदा लड़ते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि ये लड़ाई होनी चाहिए, यही दिशा होनी चाहिए, भाजपा ने जिस तरह से हमें धोखा दिया, असंवैधानिक तरीके से झारखंड पंचायत राज कानून के द्वारा पंचायत व्यवस्था थोपा, उसी व्यवस्था को ये थोपना चाहते हैं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना है तो आपका जरूर स्वागत है। हम लोग इस मूवमेंट को जो है आगे ले जाएंगे। और आखिरी बात, यदि झारखंड में विगत 24 वर्षों से झारखंड पंचायत राज अधिनियम असंवैधानिक तरीके से लागू है, यदि 18 वर्षों से या 15 वर्षों से, जो भी आप बोलिए, नगर पालिका अधिनियम यहाँ पर लागू है, तो उसके लिए विगत 24 वर्षों से झारखंड में जो भी आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बना, जो भी आदिवासी नेता मंत्री बना और जो भी आदिवासी नेता विधायक बना, ये सारे लोग हैं, इन लोगों का बहिष्कार करना पड़ेगा आपको। ये लोग मंच पे, उनका स्वागत मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस मंत्री का, उस मुख्यमंत्री का स्वागत करके आप क्या कीजिएगा, उसको माला पहना के क्या कीजिएगा, उस एमएलए का जय जयकार करके क्या कीजिएगा जो आपको 5वीं अनुसूची को रक्षा नहीं कर सकता है, आपका जमीन रक्षा नहीं कर सकता है, आपका पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था जो मूल है उसके ऊपर पंचायत व्यवस्था थोपा जा रहा है, तब मुंह नहीं खोल सकता है। ऐसे लोगों का रक्षा करेंगे आप, ऐसे लोगों का वोट देंगे, आप कभी नहीं बच पाएंगे। अभी हम लोग को दिशा लेना होगा, लाइन खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। आप जिसको वोट देते हैं उसको अगर आप सवाल नहीं कर सकते हैं तो आप याद रखिए आपका पूर्वज को कितना दर्द होता होगा। कैसा नालायक पीढ़ी हमने लिया है, जो आवाज नहीं उठा सकता है, जो अपना जो है बात नहीं कर सकता है, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकता है। आप देखते हैं ना, धर्म का सम्मेलन करो 5 लाख लोग जुटते हैं, अधिकार का सम्मेलन करो हॉल भी नहीं भरता है। कैसे हम किसके वंशज हैं भाई? जो लोग एक सफा पत्ता घुमा के 60,000 लोग एकजुट हो गए तीर धनुष लेके, वहां तो उनको पता था कि फौज जो है कि ब्रिटिश पर गोली मारेगी, हम मर जाएंगे। यहां तो आपको मरना नहीं, यहां सिर्फ आपको जाके जिंदाबाद करना है। वहां आप आने के लिए तैयार नहीं है, आपका हक और अधिकार बचेगा क्या? हमारे पारंपरिक प्रधानों है, पारंपरिक नेताओं को छोड़ के हम लोग किसके पास जय जयकार करते? मंच पर बैठा देंगे, आप ईमेल आया, बस सब लोग खड़े हो जाइएगा।
मंत्री है तो बाप रे बाप उससे भी बड़ा चाहिए हो गया। पारंपरिक नेता लोग उधर होना है। कौन बचाएगा आपको? गांव में वार्ड को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं हमारा हथुमुंडा से, आप कैसे बचेंगे? हमारे पारंपरिक अगुवाओं को आगे लाना होगा, उनके नेतृत्व में ही हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग साथी कभी नहीं बचने वाले हैं। इसलिए यही कह के मैं खत्म करना चाहता हूं। आपको एक दिशा मिला होगा कि हम कहां जाना चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं। आपको कुछ को लग भी सकता है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है, एमएलए के खिलाफ नहीं बोलना है, एमपी के खिलाफ नहीं बोलना है। फिर क्या करेंगे हम? तो कुल मिलाकर बात यही, इस मंच से अभी मैं कुछ प्रस्ताव भी बनाऊंगा, आप लोगों को सुन के उसको हम लोग पारित करेंगे और बताना चाहेंगे यहां से पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को बचाने के लिए स्वशासन की नई लड़ाई की शुरुआत होगी यहां से। और हम बाहरी पंचायत व्यवस्था को हमारे अनुसूचित क्षेत्र से उठा के फेंक देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।